ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। जो डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को कोसने से नहीं चूकते थे, उसे धोखेबाज बताते थे, आतंक को पनाह देने वाला देश बताते थे, उनको अब उसी पाकिस्तान से प्यार हो गया है। कल रात ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब ईरान युद्ध में अमेरिका के कूदने की खबर सामने आ रही है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों का युद्ध हो चुका है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप के बेटों और दामाद की कंपनी के साथ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने कुछ ही दिन पहले डील की है। इस मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना कैली की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की है। यानी ईरान युद्ध के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने और क्रिप्टो डील के अलावा एक और कारण है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख ने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की हो। अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ भी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुलाकात की थी जब पाकिस्तान में सैन्य शासन था। तो क्या इस मुलाकात से यह भी संकेत मिलने लगा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है? इस मुलाकात को लेकर देश की सियासत में भी हलचल तेज हो चली है। कांग्रेस इसे भारत के लिए तीसरा झटका बता रहा है। आज महादंगल में पूछेंगे, पाकिस्तान से प्रेम क्या ट्रंप का डबल गेम है? मुनीर को मेहमान बनाकर ट्रंप आतंक पर कैसी लकीर खींच रहे हैं? क्या पाकिस्तान से ट्रंप के प्यार के पीछे नोबेल पुरस्कार की चाह है, या फिर ईरान युद्ध में ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं बड़ी चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत के पहले यह बयान सुनिए। Shame! Shame on you! Shame on you! After war between Pakistan, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. Pakistani airspace and air bases is used for operations against Iran. What will Iran do? I hope it would not use this one. President Trump is confused. He's not a politician. He's a businessman. He's looking in Pakistan our other resources. That's why he invites it to the General Asif Munir. His interest is money. His interest to counter to India. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. Everyone sees Pakistan for what it is, except perhaps for Donald Trump. So, while Donald Trump and the commander of U.S. Central Command may whisper sweet nothings into Pakistan's ear, it's because they want something from Pakistan. 36 मिनट की वार्ता होती है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच। वाशिंगटन उनकी बातों का समर्थन नहीं करता। कुछ घंटे भी नहीं बीते फील्ड मार्शल मुनीर के साथ वार्ता की कि मैंने दोनों देशों की युद्ध रुकवाया। मोदी जैसा व्यक्तित्व ही ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार करके और अपने देश की खुशहाली के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जो एक भारत के व्यापक हित में उठाया जाना चाहिए, वो उठा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। शाजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर साहब, आप महासचिव आरएलडी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, पॉलिटिक्स तो ट्रंप के मुद्दे पर हम बीते 1 महीने से देख रहे हैं, लेकिन ये जो मुनीर के साथ मुलाकात है ट्रंप की, ये रिश्ता क्या कहलाता है पाकिस्तान के साथ अमेरिका का? देखिए, पाकिस्तान और यूएस का बहुत पुराना संबंध है, और जहाँ तक पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का और यूएस इंटेलिजेंसीज का और पाकिस्तानी इंटेलिजेंसीज का ये एक बहुत गहरा, बहुत पुराना संबंध है। बीच में इसमें कुछ खटाश आई थी, और बीच में 4-5 साल इस पे बंधन लगा था, इस पे बंदिश लगी थी,
और जब जो ISI वगैरह के फंड्स जब ड्राइव हुए थे तो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से काम करते हैं उनके फंड्स में भी कमी देखने को मिली थी और उनकी एक्टिविटी भी कम हुई थी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये मुनीर साहब से जो मुलाकात है ये कहीं ना कहीं ट्रंप साहब जो है बोलते तो काउंटर टेररिज्म की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे टेररिज्म को और बढ़ावा मिलेगा और इस चीज़ को और मुनीर की और दहशत फैलेगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक दूसरी अहमियत ये है मेरे ख्याल में इसमें कि जो मुनीर साहब हैं, देखिए उनके रिकमेंड करने से ट्रंप को कोई कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो कहने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसको ईरान के साथ अगर युद्ध बढ़ता है, लंबा चलता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि बाकी अरब कंट्रीज़ में मैं नहीं समझता उनको बेसिस मिल पाएंगे, अमेरिका को उनके एयर बेसिस जो हैं ऑलरेडी उनसे ऑपरेट करने की अनुमति मिलेगी, नहीं देंगे। UAE, सऊदी अरेबिया या जहाँ कहीं भी उनके बेसिस हैं इस इलाके में, वो इनको इजाज़त नहीं देंगे अपने सरजमी से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां अगर चाहेगा, जब चाहेगा अमेरिका एयर बेसिस यूज करेगा उसके, बिल्कुल वो उसको ईरान पर अगर कोई प्रेशर डालेगा तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी भी एक सुनने में आया था कि पाकिस्तान उनको मदद करेगा, पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर ये देगा, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान और ईरान का भी कई बार 36 का आंकड़ा है और पाकिस्तान जो है सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरजमी को अमेरिका ने इस्तेमाल किया है अपने हर काम के लिए, अपने हर करतूत के लिए, बिल्कुल वो कैच के, तो ये और उसको उसी को आगे बढ़ाएगा। भारत को मैं समझता हूं इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रंप की या US की हमें पब्लिकली या उनमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर हमारे और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं। लेकिन देश के भीतर तो पूछा जा रहा है ना, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बार बार यही सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। ना तो भारत के हित में है। देखिए जो पार्टियां अपने हित के लिए करती है ना और वोट बैंक के लिए कर रही है सब पार्टियां इसमें रूलिंग पार्टी है, वो ये देश के हित में नहीं है, देश के हक में नहीं है। किसी हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, हमारी पिछले 25 साल से हमने इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप बिल्ड करने में, और हर किस्म का रिलेशनशिप है उनके साथ, हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, टेक्निकल कॉपरेशन है, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं उनसे, हम तरह के हथियार लिए हैं, हमने उनको लॉजिस्टिक बेसिस के लिए हमारी एक एग्रीमेंट है। मतलब घर की राजनीति कितने भी कर लें, लेकिन अमेरिका को लेकर अगर बार बार हम एक किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को बोलेंगे वो झूठ बोल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो बहका रहे हैं, वो बेवकूफ हैं, वो मूर्ख हैं, वो ये सब चीजें नहीं शोभा देती और यही चीजों से हमारा और उनका रिश्ता खराब हो सकता है, अच्छा नहीं होगा। तो इसको बंद करो। बाकी जो है, क्योंकि हमारा तो दुश्मन भाई चाइना है, हमारी तो 36 का आंकड़ा पाकिस्तान से है, वो चाइना का तो वो है। और यहाँ पर भी जनरल मुनीर से मुलाकात के पहले उन्होंने 35 मिनट प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत भी की, राष्ट्रपति ट्रंप ने, और प्रधानमंत्री की ओर से इधर से कहा गया कि हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता न स्वीकार किए थे, न करेंगे, और भविष्य में भी इसी तरह की हमारी पूरी तैयारी है। अशोक सज्जनार जी, एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। देश के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर सियासत भले ही जारी हो, लेकिन मुनीर के साथ ये जो मुलाकात है वो भी भारतवासियों की आंखों में चुभ रही है, क्योंकि 2001 के बाद जब परवेज मुशर्रफ से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, लेकिन किसी को अमेरिका होस्ट बनकर राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह से वेलकम करें, वो जनरल मुनीर हैं। तो लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या यहां पर हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है अगर जनरल मुनीर को इतनी तवज्जो अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दी जा रही है? तो देखिए चित्रा जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए ये प्रश्न केवल भारत में नहीं उठ रहे हैं, इतने ही प्रश्न या इससे ज्यादा प्रश्न अमेरिका में भी उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी सभी लोग जानते हैं जो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का स्रोत है। सबको मालूम है जो पिछले 20 साल में 2001 से लेकर 2021 तक कैसे पाकिस्तान ने सभी उन्हीं आतंकियों को अपने यहाँ पर सेफ हेवन दिया, अपने यहाँ पर सेंचुरी दी, पैसा लेता गया अमेरिका से, परंतु तालिबान को अपने यहाँ उसने रखा। 9/11 का जो सभी लोग थे जिन्होंने उसको कार्यान्वित किया वो पाकिस्तान में थे। तो देखिए ये केवल भारत की बात नहीं है, ये पूरा विश्व जानता है, और पूरा विश्व ये जानता है जो डोनाल्ड ट्रंप की जो रिलायबिलिटी है, देखिए 4-5 महीने में उनका जो कद है मेरे विचार से बहुत नीचे हुआ है। लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे जो वो आए थे, जो वो उसमें
युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध को खत्म करा देंगे। उन्होंने खुद कहा था मैं युद्ध खत्म करा दूंगा। बिल्कुल। अब 4-5 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं करा पाए हैं। देखिए, इसमें बात यह है जो मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी ने कहा है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जो ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो कुछ उनको साधना है उसको आगे ले जाने के लिए, अब एक तो उन्होंने बताया ईरान के विरुद्ध उनको वहां पर बेसिस चाहिए, और हमेशा पाकिस्तान ने यही किया है, अपने को किराए पर जो ज्यादा बड़ी बोली लगाता है उसके लिए वो अपना काम करने के लिए अपने को रेंट दे वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही है, वहां पर वो चाहते हैं जो इसमें जो भी उनको दिया जाएगा, तो अगर ईरान के लिए बेसिस चाहिए वो। दूसरी बात देखिए, जो उसमें अखबारों में आया है, जो वहां पर बहुत उन्होंने, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के लिए उन्होंने बहुत उनको ऑफर किया है, जो आप आ जाइए। तो ये अपनी पर्सनल फैमिली के है, जो मिनरल्स हैं उनके लिए पर्सनल फैमिली है। तो चाहे वो बिजनेस के लिए हो या फिर ईरान के लिए हो, परंतु देखिए, और जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो पहले किया है, उनके जो चीज को, आर्मी चीज को बुलाया है, चाहे वो मुशर्रफ रहे हो या जनरल अयूब रहे हो या जिया रहे हो, उन सभी आर्मी चीफ्स ने पहले वो राष्ट्रपति बन गए थे, वो राष्ट्रपति का पद संभाले हुए थे। ये पहली बार है जो उन्होंने केवल जो आर्मी चीफ है वो ठीक है, जो उनका वहां पर। आखिरी बात में देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा, जो भारत को वो करना है, जो भी अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स में, इंडो पैसिफिक में, क्वाड में, जो कुछ हमने करना है अमेरिका के साथ करेंगे। इसमें अगर देखिए, आजकल मल्टीपोलैरिटी की वर्ल्ड है, जहां पर हम उनके साथ हमारी व्यूज मिलते हैं, हम अपनी रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। जहां नहीं मिलते हैं, वी विल पुश बैक अगेंस्ट इट। जो हमको करना है, हमको अपनी तैयारी करनी है। जो जब आसिम मुनीर भारत के विरुद्ध वो समझता है मुझे अमेरिका का साथ मिल गया है तो मैं फिर भारत के ऊपर हमला कर सकता हूं, अगर वो हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो सिंदूर में दिया है उससे कहीं डबल हमको उसको देना पड़ेगा। उसके लिए हमको तैयारी करनी। ये गलतफहमी आसिम मुनीर को कतई नहीं रखनी चाहिए। अमेरिका का पिट्ठू भले ही वो बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत पर अगर वो आगे किसी भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और अगर अब कोई भी हिमाकत हुई तो उससे भी बड़ा, और आतंकवाद को भारत ने कह दिया है कि युद्ध मानकर ही हिंदुस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन देश के भीतर जो सियासत चल रही है, शाहज़ैल में जी, अब सीधे आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि देखिए, जनरल मुनीर से किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात कर ली, हम लोग पाकिस्तान को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पाए, आतंकवादी देश है उसके बावजूद उसको इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जो तमाम सवाल है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, टिप्पणी शाहज़ैल में जी, क्या चूक हो गई कहीं? मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लगातार जो सवालों का सिलसिला है उस पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से या सोच के साथ या किसी परेशानी के साथ किसी को जवाब देने की ज़रूरत है। कांग्रेस बुरे हाल में है, परेशान है, सालों साल से कुछ ना कुछ कह रही है जिससे मोदी जी की इमेज ख़राब हो, छवि ख़राब हो। उसके चलते वो पाकिस्तान की एक तरह से आप समझिए एक फिफ्थ कॉलम की तरह काम करती है, उनके लिए स्पोक्स पर्सन बनती है, तो वो अपना काम करें। एक तरह से आप समझिए एक तरह से साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल का काम हमारे देश की पुरानी कांग्रेस पार्टी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी की हालत हो गई है। लेकिन अब इसके बात करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखेंगे कि पिछले साल ही आप देखेंगे, मेरे ख्याल से जनवरी की बात है, जब बलूचिस्तान का जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर को देखेंगी और अगर आप समझेंगी चित्रा जी, जैसे कि आप जानती हैं और हमारे जो डिप्लोमैट्स बैठे हैं वो बखूबी समझते हैं कि सिस्तान और बलूचिस्तान जो ईरान का है और उसका कितना गहरा ताल्लुक़ है, और सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी वहाँ पे है ईरान में, बलूच लोग। और वो जो बलूच फैक्टर है जो इस पाकिस्तान की तरफ भी जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसको लेकर बहुत पेचीदगियाँ हैं। पिछले साल ही ईरान ने बाकायदा इनको टारगेट करते हुए बलूच आर्मी को और मिलिटेंट्स को और इंसर्जेंट्स जो जिनकी मर्जी है वो अपने अनुसार ही वो डेफिनेशंस देता है कि कौन उनके हिसाब से मिलिटेंट्स या इंसर्जेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बाकायदा स्ट्राइक किया था और उस पर जवाबी कार्रवाई भी हुई थी।
तो ये सब रहा है रिश्ता। तो ये एक और बहुत बड़ी पेचीदगी है, ये बलूच फैक्टर, ये ध्यान मद्देनजर रखना होगा। अब सारे अगर आप एक तरह से एक वेन डायग्राम बनाइए और ये कन्फ्यूजन अगर देखिए, तो कांग्रेस तो मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है, इतनी दयनीय हालत में है कि बेचारे को समझ ही भी नहीं पा रहे हैं। वो मोदी जी को कुछ कहना चाह रहे हैं, जितना बोलते हैं उतना फंस जाते हैं, सालों साल से कह रहे हैं, क्या हालत हो गई। अब पाकिस्तान में तो कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी नहीं, लड़ेगी तो देश में ही। सुरेंद्र राजपूत जी, उनकी बातों पर आप जवाब दे दें। तो अगर वो और भी मलूक नागर साहब भी स्टूडियो में हैं, उनके पास जाना है, और राजकुमार भाटी जी भी हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, उसके पहले देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से हमारे एक्सपर्ट विशंबर दयाल जी की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है अमेरिका के साथ, कि हम कभी भी उठें और कुछ भी कह दें। अमेरिका के साथ हिंदुस्तान को बोलते समय बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना होगा, कुछ बातें परहेज भी करनी होगी अमेरिका के मद्देनजर, जब भी अमेरिका से अपने रिश्तों को आप आगे बढ़ाते हैं। तो बार बार ये डिमांड करना कि ट्रंप बोल रहे हैं, क्यों नहीं मोदी आकर उसका पक्ष रखते हैं। अब जब विदेश सचिव की ओर से बातें रख दी गई हैं मध्यस्थता के संदर्भ में, फिर भी वही सवाल बार बार पूछा जाना, ये क्या कहलाता है राजपूत साहब? और क्यों आपको लगता है कि जनरल मुनीर से राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है? चित्रा, वो कहते हैं ना कि मुसलसल दुश्मने जहाँ की निगहबानी में रहना है, और जहाँ घड़ियाल रहता है उसी पानी में रहना है। मैं जनरल विशंबर दयाल की एक एक बात से सहमत हूँ। जनरल विशंबर दयाल ने जितनी बातें कही पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुद्दा भारत का है, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ, मुद्दा कांग्रेस का या भाजपा का नहीं है। लेकिन जनरल विशंबर दयाल को मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करती है। सत्ता पक्ष का काम होता है बातों को सहना, कहना और बातों को इंटरनेशनली उसी तरीके से प्रस्तुत करना जहां पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। अब पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका के साथ क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ रिलेशंस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम प्रश्न जरूर उठाएंगे। और क्यों नहीं उठाएंगे, क्या नाम, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते देश की सुरक्षा की चिंता हमें भी उतनी है जितनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। अब आपको कल से यहां पर मेरे साथी मीडिया के चैनल 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, लेकिन कोई चैनल यह नहीं बता रहा है कि वो 35 मिनट क्या नाम मिस्टर ट्रंप ने हर उस नेता से बात की जिससे वो मिल नहीं पाए, चाहे वो ब्राजील का नेता हो, चाहे मेक्सिको का हो, चाहे वो दूसरे देश का नेता, सबसे उन्होंने 30-35 मिनट बात की। और जो हमारे विक्रम मिश्री साहब ने कहा हम उसको मानना चाहते, लेकिन जैसे ही विक्रम मिश्री साहब ने कहा उसके 5 घंटे बाद फिर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो क्या नाम उसके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो उसके बाद फिर से वही बात दोहरा देते हैं। तो क्या हमारा पूछना फर्ज नहीं बनता है कि नरेंद्र मोदी जी इस स्थिति को क्लियर करें? हमें मतलब नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से कैसा व्यवहार कर रहा है अमेरिका, हमें मतलब है कि आज की डेट में जब पूरी दुनिया में यह बात जा रही है कि 22 शरण के आतंकी अभी जिंदा है, यानी पहलगांव के आतंकी जिन्होंने 26 हमारे आदमी मार दिए वो जिंदा है, अभी पता नहीं उनका कहां है। पाकिस्तान की सेना आज की डेट में, पाकिस्तान की सेना का हेड वहां पर खाना खा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और हम हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप और अब की बात ट्रंप सरकार कहने वाले और अपने व्यक्तिगत दोस्त बताने वाले नरेंद्र मोदी जी से यह भी नहीं पूछ सकते कि क्या नरेंद्र मोदी जी आपने जो गले लगने वाली डिप्लोमेसी कूटनीति की जगह पर करी है, इसका हमें लाभ हुआ या नुकसान हुआ? जब हमें नुकसान होगा तो हम बोलेंगे ना, एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते। आप मुझे बताइए, अगर हम जिम्मेवार विपक्ष के नाते सवाल भी ना पूछें, और अगर हम सवाल पूछें तो हमें साइनो पाकिस्तानी स्लीपर सेल कह दिया जाता है आपके चैनल पर। क्या कांग्रेस पार्टी साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल है, आप भी मानती हैं क्या? और अगर आप नहीं मानती हैं तो उन्हें टोकना चाहिए आपको। कांग्रेस पार्टी को साइनो पाकिस्तान स्लीपर सेल कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता के द्वारा, और विशंबर दयाल जी की बात मानते हुए हम उनको अभी कुछ नहीं कह रहे। ये परिस्थितियां जब प्रस्तुत होती है मीडिया में चित्रा जी, तब बोलना पड़ता है, तब आरोप भी लगाने पड़ते हैं। आज की डेट में जो हम आरोप नहीं लगा रहे, हम अगर सवाल पूछते हैं तो हम साइनो पाकिस्तानी स्लीपर सेल हो जाते हैं। ठीक है, मैं जवाब इस बात को कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, इस बात को कोई नहीं टोकने वाला। हाँ, उन्होंने सवाल खड़े किया, आपको पूरा समय मिल गया जवाब देने के लिए। मलूक नागर साहब, अब आपके पास आते हुए, ये तो ट्रंप 13वीं बार, 14वीं बार, 15वीं बार बार वही जो राग है वो अलाप रहे हैं, तो उसको लेकर विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट आप दे देना चाहिए, क्या कंफ्यूजन है? चित्रा जी, अगर केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात हो रही हो
और जो प्रश्न कांग्रेस पूछ रही थी, जो पाकिस्तान पूछना चाहता था वो ये लोग पूछते थे, जो भारत के खिलाफ जाते थे वो ये लोग पूछते थे, पाकिस्तान के जो फेवर में जाते थे वो ये प्रश्न पूछते थे। तो हमारी साथी साजिया इल्मी साहब ने अगर इनको कह दिया तो क्या गलत कह दिया। अभी आज के परिवेश में जहां पूरे विश्व में जगह जगह युद्ध चल रहे हैं और करंट का जो युद्ध है जो इजराइल और ईरान के बीच में है, जहां अमेरिका किसी तरह ऐसी जगह पे पहुंच गया है जो वहां की परमाणु शक्ति को खत्म करना चाहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका ने लंबे समय तक अफगानिस्तान में जो लड़ाई तालिबान के साथ लड़ी, तालिबान की सरकार पाकिस्तान के बराबर में है, तो आज की तारीख में अगर तालिबानी पाकिस्तान से भी बहुत पूरी तरह नाराज हैं और अमेरिका से भी वो खुश नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर ईरान की परमाणु शक्ति को अगर समझौते की बात आने लगे तो पाकिस्तान में लेके जाएं, कहां लेके जाएं। उस दृष्टि से अगर वर्ल्ड के पैमाने पे कोई चीज यूएस कोई करना चाहता है और भारत के लिए अगर 35 मिनट बात करी है और 35 मिनट में अगर इनको ये लग रहा है कि 35 मिनट तो औरों से भी करी है, अरे औरों से छोड़ो, हमसे करी कि नहीं करी, प्रधानमंत्री की तारीफ करी कि नहीं करी, प्रधानमंत्री से खुश थे कि नहीं थे, तो ये तुम्हें बुरा क्यों लगता है? पाकिस्तान वाले के साथ ही तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? फिर पाकिस्तान की तरफ तुम्हें जोड़ करके क्यों ना कहें? पिछले दिनों पाकिस्तान से जब 22 अप्रैल के बाद जब युद्ध हो रहा था तो जो तुम्हारी पार्टी के सीनियर नेता जो बयान दे रहे थे, जिनमें खास करके जो अपने जो कुछ नेता ऐसे हैं, नाम तो क्या लूं, कि जो हिंदुस्तान में भारत में तो चुनाव कभी जीत नहीं सकते, तो क्या उनकी सुर्खी, क्या उनकी ब्रेकिंग न्यूज जो पाकिस्तान में बनती थी, तो क्या उनको पाकिस्तान से चुनाव लड़ना है? पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे जाके आज जो वर्ल्ड वार होने की स्थिति है, वहां जहां भारत पूरी ताकत के साथ चौथे नंबर पे पहुंचा, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा 2040 तक होंगे, जो ये 26/11 के बाद घुस नहीं पाए और 55,000 करोड़ आज की भाषा में कहें तो बाद में दिया, जिससे पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और हमने वहां घुस के मारे चौथे नंबर पे आए। वर्ल्ड में जाकर के पूरा तरीके से जहां मेंबर भी नहीं है G7 में, वहां मोदी जी को बुलाया जाता है, देश की इज्जत बढ़ रही है, तो इन्हें खुंदक देश की बढ़ती हुई इज्जत से है या प्रधानमंत्री? एक लाइन बस किया इनको मोदी जी की खिलाफत करते करते, मोदी जी से खुंदक होने की वजह से कांग्रेस खत्म हो गई, इस नफरत और इस अंदर कुंठा की वजह से, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से देश की खिलाफत पे ये क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए, देश के भीतर राजनीति जैसी भी जारी रहे, लेकिन पाकिस्तान जब सब्जेक्ट हम सबके सामने आता है तो मुझे लगता है कि देश का चरित्र एक रहना चाहिए। अमेरिका को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि आतंकिस्तान उसको बहुत प्यारा लग रहा है, जनरल मुनीर प्यारे लग रहे हैं। भारत को यह कंफ्यूजन नहीं है कि आतंकवादियों को पालता पोसता है और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का काम पाकिस्तान की ओर से किया जाता है। और लगातार सरकार की ओर से राजकुमार भाटी जी पाकिस्तान को घर में घुसकर, क्योंकि इसके पहले जब जब आतंकवादी वारदातें इस देश के भीतर हुई हैं, मोदी सरकार के अगर एक्शन को छोड़ दें तो उसके पहले घर में घुसकर आतंकवादी वारदात के मुद्दे पर हमने कभी जवाब देते हुए नहीं देखा है। तो ये तो भारत की उपलब्धि है ही। और ट्रंप से अगर 35 मिनट तक की बातचीत, ठीक है उन्होंने बाकी लोगों से भी बातचीत की हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है तो पाकिस्तान के मुद्दे पर दो टूक कहा है कि अगर वो आतंकवादी भेजेगा तो हम इसको युद्ध मानेंगे और उस हिसाब से जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मध्यस्थता को कतई हिंदुस्तान न स्वीकार करता था, न है, न रहेगा। फिर क्यों देश के भीतर राजनीति इस मुद्दे पर इतनी गरमाई हुई है? भाटी साहब। नहीं, राजनीति तो इसलिए गरमाई हुई है कि माननीय मोदी जी को ये बात कहने में, जो अभी आप कोट कर रही थी, 37 दिन लग गए। 37 दिन तक मोदी जी क्यों चुप रहे और उनकी फ़ोन पे क्या बात हुई है ना मैंने सुनी है ना आपने सुनी है, किसी दूसरे देश से बाहर जाके बात की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुरेंद्र राजपूत जी जो सफाई दे रहे थे, मुझे लगता है, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि वो गलत सफाई दे रहे थे, उन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। जनरल बिशंबर दयाल जी जो सलाह दे रहे थे, बहुत अच्छी सलाह दे रहे थे, वो मैं भी सहमत हूं उनकी बातों से, लेकिन वो मीडिया को सलाह दे रहे थे, ना कि राजनीतिक दलों को। ये तो मीडिया कर रहा नहीं रोजाना। मोदी ने दो टूक कहा ट्रंप से, ट्रंप को करारा जवाब दिया, मोदी ने ट्रंप को हड़काया, मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई, और एक न्यूज चैनल ने तो अपने
चित्रा जी, ये मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है, कृपया इन सब पीसीआर वालों से कह दें सर, इसे अभी ठीक तो कर दें। हमारी साजिश नहीं है, एक न्यूज चैनल के अभी तो तकनीकी दिक्कत है, अभी वाली तो साजिश नहीं है। ना हो गई, सही हो गई, अब सही हो गई आवाज, ठीक हो गई है अब। हाँ। एक न्यूज पोर्टल ने तो, चित्रा जी अभी आप दोबारा हंसेंगी, एक न्यूज पोर्टल ने तो न्यूज चैनल ने अपने न्यूज पोर्टल पर यह लिखा है कि मोदी ने टेलीफोन पर आंख में आंख डाल के बात की ट्रंप से। अब कोई इस चैनल से ये पूछे तो मोदी कि ने फोन जाके पे नहीं लिखवाया ना हेडलाइन कि हाँ आंख में आंख डाल के। कई बार अब बैठे होंगे प्रोड्यूसर, बहुत जगह होते हैं ऐसे बच्चे जो नए नए आते हैं, उनको मौका मिलता है वो लिख देते हैं, अब वो भी आपकी आंखों में चुभने लगे हैं। सब नए बच्चे भी आपकी भी पॉलिटिक्स में आते हैं, नए नए बच्चे कुछ भी कह के निकल जाते हैं। अब मैं दूसरे चैनल को लेकर तो डिबेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने लिख ही दिया तो हेडलाइन आपको ज्यादा, मतलब समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल भी उठा के कभी पढ़ लिया करिए, पता चल जाएगा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह वैसे ही लोग हैं भाटी साहब, देश तो एक ही है ना। नहीं मेरे वो न्यूज चैनल एबीपी न्यूज नहीं था। हाँ तो वो तो मैं कह रही हूँ कि वो नहीं था, लेकिन अब दूसरे चैनल को लेकर मैं क्यों थोड़ी आलोचना नहीं, थोड़ी सर आप किसके बारे में कह रहे हैं, मैं तो जान भी नहीं रही हूँ आप किसकी बातें कह रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। अब दरअसल दिक्कत क्या हो जाएगी ना, अगर आप मीडिया की बात करेंगे दर्शक मुझे समझ जाएंगे, एबीपी न्यूज को समझ, अब दूसरे मीडिया चैनल को लेकर यहाँ पे क्यों डिस्कशन करना राजकुमार भाटी साहब, जो हमारे साथ एक पक्ष बनकर बैठा नहीं है। नहीं, अगर आप इजाजत दे तो मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि एक आचार संहिता होती है कि एक चैनल पर दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए बड़े शालीनता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ और आपसे स्नेह रखते हुए कि आजकल मीडिया भी हदें पार कर रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था नहीं, तब चैनलों ने सारे पाकिस्तान को बांट लिया था, कुछ ने तो कराची पर कब्जा कर लिया, कुछ ने इस्लामाबाद पे, कुछ ने लाहौर पे, कोई बलूचिस्तान में घुस गया, कोई पीओके में घुस गया। इतना गैर जिम्मेदार मीडिया भी हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आखिर मैं मुद्दे की बात पे आते हुए समाप्त करता हूं कि माननीय मोदी जी को 37 दिन नहीं लेने चाहिए थे इस बात का खंडन करने में कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम संप्रभु देश हैं, हमारे सीज फायर का फैसला कोई तीसरा देश नहीं लेता है और भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मामले में हम किसी को मध्यस्थ बनाने को तैयार नहीं है। ऐसा कहने में मोदी जी को 37 दिन क्यों लग गया? इससे हमारी कमजोरी जाहिर नहीं होती। और जो जनरल बिशंबर दयाल जी कह रहे थे, मोदी जी ठीक है, ट्रंप की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार जितना भी चमचागिरी नहीं करनी चाहिए भारत को या भारत के किसी प्रधानमंत्री। तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, अभी की तो ये बात ही नहीं है, अभी की तो बात नहीं है ना राजकुमार भाटी जी, अभी की बात है। इससे हमारी विदेश नीति बात है ना, हाँ हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। हाँ। ऐसे गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों से हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है और माननीय मोदी जी ने हमारी विदेश नीति को बहुत नुकसान किया है। हमारे संबंध आज बांग्लादेश से भी खराब हैं, चाइना से भी खराब हैं, रसिया से भी खराब हैं, ईरान इराक से भी खराब हैं और इजराइल अच्छे संबंध हम बना लेंगे, लेकिन वहां पर हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ है वो रोका तो जाए। अब उसके लिए तो नरेंद्र मोदी नहीं जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर उतरकर हिंदू जो अल्पसंख्यक है वहां पर खुद के लिए किस तरह से वो लगातार मांगे करता रहा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और उस पर वो उनका अंदरूनी मामला था। और फिर हमने देखा उनकी पूर्व पीएम को इस देश ने शरण देकर रखी है, तो उसके अंदरूनी हालात खराब हो उसके बाद ये तय करना पड़ता है ना, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए आप पहले जवाब दे दीजिए। उन्होंने एक के बाद एक बहुत निशाना साधा है। और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं जल्दी से बता दूं, ये मीडिया को लेकर जितने भी डिस्कशन राजकुमार जी ने किए हैं ये दूसरे चैनल पर जले हुए हैं और छाछ यहाँ पर फूक फूक कर पी रहे थे। एबीपी न्यूज का उससे कोई लेना देना नहीं। बोलिए आप जवाब दीजिए। चित्रा जी, एक कहावत होती है भाषण में, हम सब लोग कहते हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा और सटीक जवाब देंगे। आपने कहा अगर नया कोई प्रोड्यूसर आया और उसने लाइन ले ली कि आंखों में आंख डाल के बात करी, तो इसका मतलब है अब राजकुमार जी रुको प्लीज, कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करी। राजकुमार जी रुको, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। राजकुमार जी रुको प्लीज, राजकुमार जी रुको, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप ही समझाओगे। सर एक पता नहीं किसने ये लाइन लिख दी, उस पर इतनी बड़ी डिबेट तो हम नहीं करेंगे ना। अभी तो अंतर्राष्ट्रीय ये इतना गंभीर मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, विषय की गंभीरता पर बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। तो इनको वो चीज तो चुभी, और जो कांग्रेसी नेता बयान देते थे जो पाकिस्तान में हेडलाइन बनती थी, जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बनती थी, अपने साथी कांग्रेसियों से ये बोलो कि जयराम रमेश जैसे नेता
जो यहां कभी चुनाव जीत नहीं सकते, जिनकी पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बनती थी, हेडलाइन बनती थी, उन अखबारों को और पाकिस्तान के टेलीविजन देख करके अपने राजकुमार भाटी जी व्यक्तिगत स्तर पर हमारे बहुत अच्छे संबंध है आपसे, कांग्रेसियों से कहो ये बाज आए और ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत टेलीविजन और उन अखबारों को और मीडिया को भी देख लो। सुरेंद्र राजपूत जी आज जवाब दे दें, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी मैं। मलूक भाई के साथ सबसे बड़ी समस्या है ना वो 3 में है ना 13 में है। और मलूक भाई ये कह करके जयराम रमेश जी के ऊपर जयशंकर को भी बचाते हैं और निशिकांत दुबे को भी बचाते हैं। उस निशिकांत दुबे की बड़े बड़े अखबारों में संपादकीय छपे थे मलूक भाई, आपका साथी है, जिसने कहा था कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध छिड़ रहा है, हिंदुस्तान में धार्मिक युद्ध हो गया है और सुप्रीम कोर्ट उस धार्मिक युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ये निशिकांत के जो बयान है वो डोजियर में है और उसके बाद जयशंकर के वो सारे बयान डोजियर में हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 7 की रात को पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सैन्य ठिकानों पर और सिविल ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हाफिज सईद भी भाग गया और मसूद अजहर भी भाग गया। आपके मुंह में दही इसलिए जम जाती है कि आज की डेट में आप उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो आप ये जरूर कहते कि 2014 के बाद 2014 के जो बाद है अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान उसका दोस्त है या नरेंद्र मोदी उसके दोस्त है। नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हवन कराया था ट्रंप को जिताने के लिए हवन। और अभी चित्रा जी आप कह रही थी ना कि वो पुरानी बात है नरेंद्र मोदी जी की कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या नेहरू जी का 62 का वॉर नई बात है? क्या 1948 नई बात है? क्या 1971 में 93,000 फौजियों का सरेंडर नई बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थेथराई करते हैं? सच बात यह है, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल नहीं चलता है। आज की डेट में पाकिस्तान से हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले अमेरिका की लटक बनने की कोशिश क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, क्यों उनके लिए हवन करते हैं, क्यों उनके लिए सरकार लाने की मंगल कामना करते हैं। बीजेपी के और वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ में गलवैया डालता है। मैं नाम जानना चाहती हूँ, बीजेपी के किस नेता ने हवन किया था? बोलिए। मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूं। बीजेपी की बिहार की इकाई है बेगूसराय की, जिला अध्यक्ष के साथ में हवन किया था, ऐसा मेरे पास चित्र आए थे। बीजेपी के कई नेता थे जिसमें वहां पर शामिल हुए थे जिन्होंने हवन किया था। और नरेंद्र मोदी जी तो स्वयं कहा था, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई नेता हो सकता है क्या? जिला का कौन सा नेता, ना उसका नाम पता है ना कुछ पता है। आप कह रहे हैं बेगूसराय, बिहार के नाम लेकर बताइए ना सर। अब बेगूसराय का नेता तो अमेरिका और ट्रंप के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा ना, वो तो ये दिल्ली में बैठे हुए नेता बनाएंगे। बताइए इनमें से किसने ट्रंप वो किया था? और मेरा सवाल देखिए, अभी साझा इल्मी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी इस विषय की नहीं, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आपने चूंकि मुझे फेस दिखाने और पता नहीं क्या क्या बातें कही हैं सर। देखिए 2008 में जब हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, हमारे 266 लोग मारे गए थे। उस समय पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके 4 टुकड़े अगर कर देती कांग्रेस की सरकार, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते कि जनरल मुनीर को अमेरिका बुलाकर यहां पर खाना खिला रहे हैं और हम बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। खुद के भीतर भी समय समय पर झांक कर देखना होता है और इस चीज पर आपको गर्व करना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी कि आतंकवादी हमले के बाद, आप मेरी बात सुनिए, आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने मारा है। और अगर उस बात को आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मत स्वीकार करिए, देश तो स्वीकार करेगा ना। उसके कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, यह हमारी सेना ने किया है और बड़ी कामयाबी है। ट्रंप अपना श्रेय लेते रहे, वो एक ट्रंप कार्ड चलने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन हमें अपनी सेना पर तो भरोसा है ना। सुरेंद्र राजपूत जवाब तो ले लीजिए, बोलिए। जवाब ले लीजिए। 2 बातें। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को सेना के पीछे मत छुपाइए। भारतीय जनता पार्टी अलग है और सेना अलग है। सेना के साहस पर, सेना के शौर्य पर, सेना की प्रोफेशनल दक्षता पर हमें पहले भी गर्व था, आज भी और हमेशा गर्व रहेगा। हम सैल्यूट करते हैं। भारत की सेना जब पीओके को लेने के लिए खड़ी हुई थी और बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए खड़ी हुई थी, तो सीज फायर क्या कांग्रेस ने किया था? सीज फायर तो मोदी जी ने किया था ना, और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद आया था वो सीज फायर। अब किया कि उनके कहने से नहीं किया, ये तो मोदी जी बताएंगे। ये हमने नहीं किया था, ये कांग्रेस भाजपा ने किया था, भाजपा से पूछा जाना चाहिए। और 2008 के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 2008 में हमने सारे आतंकवादियों को मार दिया था,
एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा था और हमने सारे सबूतों के साथ पाकिस्तान को दुनिया भर में निवस्त्र कर दिया था। दुनिया भर के सैंक्शन उसके ऊपर लग गए थे और पहलगांव में हमारा क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। आज की डेट में पुलवामा में क्या हुआ? एक भी आतंकवादी पकड़ा गया, एक भी आतंकवादी मारा गया। भारतीय जनता पार्टी की आतंकवादी ठिकानों को, वो तो आतंकवादी मारे गए, मुंबई में घुस आए थे। बीच में मत बोलिए प्लीज, जवाब तो ले लीजिए। भीतर भी आतंकवादी बताइए ना। और उस समय किसने मारा था? भाई आपके साथ हमलों में किसने मारा था? हमारे जवानों ने पुलिस ने मारा था। एक तरफा बात की नहीं है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पकड़। देखिए अभी मुझे ये एक तरफा बात, मैंने क्या कहा? कांग्रेस वालों ने मारा था। आप मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा था? कांग्रेस वालों ने मारा था। राजपूत जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। कसाब जिंदा पकड़ा था, आपके पास जिंदा सबूत था पाकिस्तान के खिलाफ। घर में घुसकर जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उन पर हमला करना चाहिए था। चूक हो इसमें आप लोगों को। और मौजूदा सरकार अगर कर रही है, मैं तारीफ करने के लिए नहीं बैठी हूं यहां पर, लेकिन अगर कर रही है तो इतना सा तो क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी को, नहीं देंगे आप? ये तो इच्छा शक्ति होती है ना राजनीतिक दलों की। 2008 में करना चाहिए था और उसके बाद शर्मल शेख में क्या होता है? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा त्रिपाठी जी, बिल्कुल करना चाहिए था। पूरे देश ने किया और पूरे देश ने सेना के साहस की, सेना के सैन्य पराक्रम की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। सेना ने पूरा काम किया। तो अब जब सेना को सीज फायर करा दिया गया, जब युद्ध शुरू हुआ, सबने मोदी जी का साथ दिया। लेकिन जब उन्होंने युद्ध खत्म किया या सीज फायर किया तो प्रश्न नहीं उठाएंगे। जिसको हमने क्रेडिट दिया, जिस नरेंद्र मोदी जी को, उसी नरेंद्र मोदी से अगर हम सवाल उठाते हैं तो आप सारी की सारी बातें आ जाती हैं। 2008 में भी सेना ने ही पकड़ा था, सुरक्षा बलों ने ही पकड़ा था कसाब को। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए, पहले मुद्दे की बात कीजिए। इधर उधर की बात करने से फायदा नहीं है। फायदा इस बात से है, मलूक भाई तो न 3 में न 13 में हंस रहे हैं, अपना हंसते रहे, अच्छी बात है, हमें कोई बात नहीं। पूर्व सांसद रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जाता है सुरेंद्र राजपूत जी। वो पूर्व सांसद रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को मलूक साहब को उठाते हुए मैंने संसद में देखा है। ठीक है, उनकी पार्टी सरकार में है, उनकी पार्टी सरकार में है। दोस्तों की इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। 13 में दोबारा से कहता हूं। हाँ, उनके जो नेता है वो सरकार में मंत्री हैं। इधर उधर मुद्दा मत भटकाइए, मुद्दा मत भटकाइए प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मुद्दा मत भटकाइए। ठीक है, मुझे विश्वम्बर दयाल जी सज्जन हाजी के पास एक टिप्पणी जल्दी से ले लीजिए, एक लाइन में जल्दी से। हाँ, देखिए राजपूत जी जितना गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, जो पिछले दिनों बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से इन्होंने गुस्सा दिला के निकलवा दिया था, मेरे से नहीं निकलेगा। जहां तक ये बात कह रहे हैं मेरे बारे में, 1998-99 में पूरी कांग्रेस देश का इतिहास रहा है। 1947 से 1952 से पहले चुनाव से अब तक एक ही बार कांग्रेस 0 हुई थी एमपी में, और लोकल बॉडी से एक ही विधायक जीता था कांग्रेस का। राजपूत जी, मलूक नागर वो चीज है तुम्हारी पार्टी में। खत्म कर रहा हूं। राजपूत तुम्हारी पार्टी में 90% लोग, तुम भी चुनाव लड़के जीत भी नहीं सकते। यहाँ चलिए ठीक है सर, चुनाव के बाद चुनाव के दौरान हो जाएगी। अब ट्रम्प के मुद्दे पर हम चुनाव कहाँ लेकर आए हैं? उन्होंने आपकी आलोचना की, आपने खुद की तारीफ की। नहीं, ये मुद्दा नहीं है आज का। हाँ, जल्दी से एक लाइन। मेरे चुनाव की चिंता छोड़ो मलूक नागर, अपने चुनाव की भारत को सबसे पहले रखो, पाकिस्तान के फेवर में मत जाओ। जयराम रमेश को चुनाव नहीं जीत सकता, ठीक है। नहीं, चुनाव का लेकर और व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, यहाँ पर ट्रम्प की बात हो रही है। इतना गंभीर चर्चा हो रहा था, हम खुद ही उसको इतना हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फौरन आपके पास सज्जनहार साहब और विश्वम्बर दयाल जी आ रही हूँ। उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। विवाद के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है हमारी सहयोगी निधिश्री से, पार्टी से बाहर, परिवार से बाहर होने को लेकर और तेज प्रताप का आगे चुनाव को लेकर क्या प्लान है। कई मुद्दों पर उनसे सवाल जवाब किए गए हैं, सुनिए। परिवार से निकाले जाने के बाद कहाँ है इन दिनों तेज प्रताप यादव? आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद तेज प्रताप यादव मौजूद है। कहाँ हैं आजकल आप और कैसे हैं? जहाँ भी हैं ठीक हैं, हमारा आवास 26 नंबर यहीं पे है। हाँ, लगातार यहीं हैं। कैसे हैं आप? चलते चलते बात करें हम लोग। ठीक है, महादेव के कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ जी। पूजा पाठ चल रही है? पूजा पाठ तो मेरा शुरू से चलता आ रहा। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सब कुछ जीवन में जो है सेटल हो गया है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव हर एक लोगों के जीवन में आता है, उतार चढ़ाव।
और भगवान में जो आस्था रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जीत उनकी होती है। आपने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वालों, मैं सबको एक एक करके बेनकाब करूंगा। ये तो बात सही है ना, जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूंगा ही। तो जो साजिश करता है और जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है, आज जो साजिश किया है वो नीचे गिरा है। क्योंकि भगवान के भक्त में समझिए कि जो अंतर है भगवान में और उनके भक्त में, तो भगवान का स्पेशल आशीर्वाद रहता है भक्तों पे। तो अब भगवान के भक्त को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ सोचे ही होंगे। तो मतलब जब भी आप ये सब चीज़ें लिखते हैं, आप इशारे में बातें कहते हैं, पर आप नाम स्पष्ट नहीं करते। क्या आज मैं नाम सुन पाऊंगी? नहीं, देखिए नाम क्या लेना है, आप तो खुद पत्रकार हैं और खुद जानती होंगी हर एक चीज़ों को। तो ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप समझ सकती होंगी कि कौन है क्या है। तो मैंने तो 4 लाइन का ट्वीट किया ही है, देखा कि किस तरीके से ना तो मैं परिवार में हूँ और ना संगठन में हूँ। बस मैं अभी और अपना जीवन का फैसला हम अपने न्यायालय, जो हमारा प्रकरण चल रहा है कोर्ट पे, और बिहार की तमाम जनता पे मैंने छोड़ दिया है। तो हमारा न्याय अब वही जनता करेगी। तो ना पार्टी रही ना परिवार रहा तेज प्रताप, और आपके पार्टी परिवार अलग चीज़ हो गया, पार्टी परिवार अलग हो गया। और साथ में अगर जिसका कोई नहीं होता है तो उसके भगवान होते हैं, और भगवान साथ में हैं। अब शुरू से ही हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं, वृंदावन आना जाना सारा चीज़ है। तो हम सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं। सब भगवान हमारा आगे भी का जो जीवन है किस तरीके से जीना है, और फैसला हमको लेना है, हमको स्टैंड लेना है कि किस तरीके से हमको काम करना है। तो जो आपने अभी तक स्टैंड लिया अपने लिए, क्या आप अभी भी अपने आखिरी जो भी आपने अब तक स्टैंड लिया अपने बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में, आप उसके साथ हैं? देखिए, निजी जीवन के बारे में पहला बात कि मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जो हमारा जो निजी जीवन है वो हमारी बिहार की जनता तय करेगी, न्यायालय तय करेगी, ये मैं आपको बता दिया। अब भगवान तय करेंगे। तो इसलिए निजी जीवन के बारे में बिहार की जनता देखेगी, निजी जीवन के बारे में न्यायालय देखेगा, भगवान देखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में एक सवाल है कि क्या इस बार तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी तो संगठन से हम बाहर हैं, मतलब अगर नहीं मिला, दल से हम बाहर हैं, और मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना, चुनाव लड़ेंगे भी तो हम उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे, चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे। चाहते हैं लड़ना? देखिए, लड़ना तो चाहते हैं, किसके मन में इच्छा नहीं होती है कि लड़ना नहीं चाहता है? हर एक लोग लड़ना चाहता है, तो सबके मन में है। आज थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई, हालांकि आप उसमें नहीं थे क्योंकि आप अब दल में ही नहीं है, तो तमाम चीज़ें जो कही गई वहाँ पर ये कहा गया कि तेजस्वी सर्वे सर्वा हैं और सीएम बनाना है। आप सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए, शुरू से ही तो हम सहमत हैं, और परिवार को हम आगे करने का काम किए हैं शुरू से ही। देखिए, क्या मिला नहीं मिला ये सब भगवान जानते हैं, भगवान तय करेंगे। हम कहें हमारा जीवन का फैसला अब हम करेंगे, अब भगवान करेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पे स्टैंड लेना है किस पे नहीं स्टैंड लेना है। तो आपने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी सोशल मीडिया पर, आपने लिखा भी कि पिता ने जो भी फैसला लिया उसका मैं सम्मान करता हूं, और उसमें आपने ये भी लिखा था कि माफ़ी मांगने की बात नहीं थी। हमने कहा जो पिता ने आदेश जारी किया वो हमारे लिए समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है। अब आगे तेज प्रताप किस तरह का फैसला लेते हैं उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।